रुक जाइए साहिल, रुक जाइए। मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, इस परिवार की खुशी के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। इस तरह दो हिस्सों में मत बांटिए। मेरी क्या गलती है? रुक जाइए साहिल, रुक जाइए। मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, इस परिवार की खुशी के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। इस तरह दो हिस्सों में मत बांटिए। मेरी क्या गलती है? नहीं, अब नहीं काव्या। तुम किस मिट्टी की बनी हो? कोई आत्मसम्मान है तुम में या तुम्हारा दिल पत्थर का है? तुम्हें दर्द नहीं होता? थकती नहीं तुम सफाई देते देते? किस बात की सफाई दे रही हो तुम घर वालों को, जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं? देखा सुनीता, तेरे भाई को मैंने कहा था ना, ये लड़की एक दिन हमारा घर तोड़ देगी। आज मेरा बेटा इस दहलीज को छोड़कर जाना चाहता है जहाँ उसका जन्म हुआ। इतने सपने सजाए, इतनी यादों का पिटारा इकट्ठा किया, आज ये पिटारा अपने साथ लेकर जाना चाहता है। अपने माँ बाबा दादा दादी को छोड़ कर जाना चाहता है, वो भी कल की आई लड़की के लिए। अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, और देखो कहावत सिद्ध कर दी कि बहू घर तोड़ती है। ये अपमान का घूंट काव्या पी रही थी, पर असर साहिल के दिल पर हो रहा था। वो फंस गई थी। परिवार और पति की उम्मीदों का तालमेल बिठाते बिठाते पति को खुश करती तो सास को बुरा लगता, और घर वालों की जिम्मेदारी में बह जाती तो पति कहता कि तुमने मुझसे शादी की है या परिवार से, मेरे लिए वक्त नहीं है तुम्हारे पास। 6 महीने पहले सुधा बहुत खुश थी, आखिर होती भी क्यों ना। अपने इकलौते बेटे की शादी का ख्वाब जो पूरा करने जा रही थी। लड़की भी लाखों में एक चुनी थी, भव्य परिवार की बेटी, रूप और संस्कार में हीरा थी। बड़े परिवार में रही तो उसे आदत थी सबके साथ खुशी खुशी रहने की। फर्क सिर्फ इतना था कि अभी तक वो सबकी जिम्मेदारी थी, बड़े लाड प्यार से पली राजकुमारी की तरह, और शादी के बाद उसको अब की जिम्मेदारी लेनी थी। बहुत दिन से बहू का स्वागत किया। अरेंज मैरिज थी तो काव्या और साहिल को भरपूर समय लगना ही था एक दूसरे को जानने के लिए। सगाई और शादी के बीच थोड़ा समय तो मिला था एक दूसरे को जानने का, पर करीब से जानना अभी बाकी था। शादी की रस्मों के साथ शुरुआत हुई और काव्या ने घर का हिस्सा बन गई। अभी उसे घर के तौर तरीके को अच्छे से समझना था, साथ ही साहिल की खुशी का भी ध्यान रखना था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दोनों के बीच प्यार का धागा मजबूत हो रहा था। एक दूसरे की खुशी का ख्याल उमड़ने लगा था। साथ ही काव्या घर के रंग में रंगने लगी थी। बड़ों का सम्मान में कोई कमी नहीं कही थी उसने, पर कहीं ना कहीं पूरे दिन सबकी उम्मीदों पर खरी उतरते उतरते वो खुद को भूलती जा रही थी। अगले महीने काव्या का जन्मदिन था। साहिल बहुत ही उत्साहित था, जाने क्या क्या तैयारियां कर रहा था। सरप्राइज़ की सोच रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था क्या, मतलब क्या क्या ना दे दूं। जब काव्या का जन्मदिन आया, रात को ही उसे छत पर सरप्राइज़ दिया। इतना सुंदर सजाया था काव्या के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ना हो। वो आसमान में सैर कर रही थी। ना जाने साहिल की माँ सुधा के कानों में खटपट की आवाज़ पहुंच गई। इतनी रात को गाने की आवाज़ क्यों आ रही है? दबे पाँव देखने पहुंची तो काव्या वेस्टर्न कपड़ों में साहिल के साथ झूम रही थी। हे भगवान, बहू ने कैसे कपड़े पहने हैं, वो भी आधी रात को। साहिल के साथ ऊपर छत पर क्या कर रही है? वो ये भी भूल गई कि ससुराल है उसका, मायका नहीं। साहिल ने बहुत जिद की थी, वो उसके लिए वो ड्रेस लाया था। उसी की जिद रखने के लिए काव्या ने वो कपड़े पहने ताकि आज उसके जन्मदिन के दिन साहिल का दिल ना टूटे। साहिल, कोई आ जाएगा, अब कमरे में चलते हैं। अरे कोई नहीं आएगा, कोई सोचेगा भी नहीं कि इतनी रात को तुम और मैं छत पर होंगे। खुशनुमा रात के साथ काव्या के जन्मदिन की शुरुआत हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि साहिल उसके लिए इतना कुछ करेगा। सुबह अच्छे से तैयार होकर वो सबका आशीर्वाद लेने गई। सबने खूब आशीर्वाद दिया, पर आज सुधा के बस लफ्ज़ ही काव्या को आशीर्वाद दे रहे थे। मन तो रात की बात पर अटका था। अरे माँ जी, आपको पता है आजकल का वक्त कितना बदल गया है? लड़कियाँ कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं। वो शर्मा जी की बहू बाहर से आई तो जीन्स पहनकर आई। शर्मा लिहाज बस भूल गए हैं, ये भी याद नहीं कि ससुराल में हैं। काव्या सुन रही थी, पर उसने सोचा माँ किसी और की बातें कर रही हैं, पर माँ तो उसे ही ताना मार रही थी। आज साहिल काव्या के आगे पीछे मंडरा रहा था, पर ये बात सुधा को अच्छी नहीं लग रही थी। जब रसोई में काव्या के पीछे गया तो माँ का तो सर तन ही गया।
अब साहिल ऐसा कर, तू खाना भी बना दे यहाँ आकर। आज तक तो तेरे कदम रसोई में पड़े नहीं। क्या क्या सिखा रही हो काव्या साहिल को। काव्या को बुरा लगा, पर उसने बात को वहीं टाल दिया और इशारों से साहिल को बाहर जाने को कहा। दोस्तों, शादी के बाद अक्सर ये परिस्थिति आती है जब एक आदमी अपनी पत्नी और माँ के कर्तव्यों के बीच उलझ जाता है। साहिल को अभी ये सब महसूस नहीं हो रहा था, पर काव्या को आज एक कड़वाहट की अनुभूति हुई, पर वो उसे टाल गई। उसे पता था बड़े परिवार में ऐसी बातें होती हैं, और ख़ासकर उनके जैसे परिवार में मर्दों की जगह रसोई में नहीं होती, वो बस दफ्तर संभालते हैं। हो सकता है जब साहिल मेरे पीछे रसोई में आए तो माँ को अजीब लगा हो, पर साहिल की इस प्यार और अपनेपन से काव्या मन ही मन खुश थी। शाम का वक्त हुआ तो काव्या अच्छी खासी थक गई थी। सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। वो अपने कमरे में चली गई, क्योंकि एक कमरा ही होता है जहाँ शादी के बाद आपको सुकून मिलता है। बाकी घर की कोई जगह आपको सुकून नहीं देती। तभी एक सुखद एहसास काव्या को महसूस हुआ। देखा तो साहिल था। साहिल, तुम क्या कर रहे हो? नीचे सब तुम्हारे बारे में पूछेंगे। हाँ, पर मेरी बीवी थोड़ा थक गई है तो उसकी सेवा करना भी तो मेरा फ़र्ज है। देखो, दरवाज़ा भी खुला है, कोई आ जाएगा। चलो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। साहिल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर में सुधा बहू को ढूंढती हुई उसके कमरे में आई तो देखा दरवाज़ा बंद था और अंदर से थोड़ी थोड़ी हंसी ठिठोली की आवाज़ आ रही थी। अब ये बात भी उसे खटकने लगी। ये कोई वक्त है साथ में दरवाज़ा बंद करके बैठने का। आजकल की बहुएं कोई शर्म ही नहीं इन्हें। सुधा ऐसी नहीं थी, पर पता नहीं कब उसकी सोच जलन में बदलने लगी। अब तो हर बात उसे असहज करने लगी। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ, एक ज़रूरी फ़ोन आया है, साहिल ने कहा। ठीक है। कब थकान से काव्या की आंख लग गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद साहिल आया। देखा तो काव्या सो रही है। तभी उसकी माँ ने दस्तक दी। अरे ये कोई सोने का समय है? माँ धीरे बोलो, वो उठ जाएगी, थक गई है सुबह से। आज जन्मदिन के दिन भी उसने कितना काम किया है। थोड़ी देर के लिए सुकून से सोई है। आप चलो, मैं लाता हूँ उसे। बेटे के जज्बात देखकर सुधा खुश तो हुई, पर जो आग वो जलन की खुद को लगा चुकी थी वो अब धधकने लगी थी। वो खुद भी प्रयास कर रही थी उसे बुझाने की और असमर्थ थी। एक प्यार भरी छुअन के साथ साहिल ने काव्या को उठाया। अब चलो भी, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। साहिल, अच्छा हुआ तुमने उठा दिया, मैं तो सो ही गई थी। माँ क्या सोचेंगी? माँ को मैंने बोल दिया था कि तुम्हें सोने दें। अब चलो नीचे। अरे रुको एक मिनट। साहिल ने काव्या की आंखों में पट्टी बांध दी और एक सरप्राइज़ की तैयारी की। अरे क्या कर रहे हो? तुम बस मेरा हाथ थामो और चलो। साहिल उसे नीचे हॉल में लेकर आया। आँख से पट्टी हटी, वो स्तब्ध थी। सबने मिलकर उसे जन्मदिन की बधाई दी, यहाँ तक कि उसके मायके वाले भी थी। उसकी माँ, पापा, भाई, सब। उसने सोचा नहीं था कि साहिल उसकी भावनाओं की इतनी कद्र करेगा। उसकी आंखों की नमी बता रही थी कि वो कितनी शुक्रगुजार थी। काव्या ने सबका आशीर्वाद लिया। सुनीता अपनी भाभी के लिए बहुत ही प्यारा नेक सेट लाई थी। लगभग सबने उसे गिफ्ट दिया। वो बहुत खुश थी। आज सुधा भी बहुत खुश थी। आज का दिन काव्या के लिए यादगार था। उसने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा से उसका जन्मदिन ससुराल में इस तरह मनाया जाएगा। अगले दिन की शुरुआत वहीं काम से शुरू हुई, जैसे कि रोज़ होता आया था। अरे बहू, आज कुछ बना रही हो क्या? जी माँ, मैंने सोचा आज साहिल के लिए प्याज की कचौरी बनाती हूँ। पर बेटा, वो तो प्याज की कचौरी खाता ही नहीं। माँ, मैं आज खिला दूँगी, उनको इतनी स्वादिष्ट बनाऊँगी। पता नहीं इस बात में कुछ गलत तो नहीं था, पर सुधा को चुभ गई। वो काव्या की बराबरी करने लगी। चलो मैं बेसन के लड्डू बना देती हूँ, उंगलियाँ चाट चाट कर खाता है। आज नाश्ते में जब काव्या ने कचौरी परोसी तो साहिल को बहुत पसंद आई। ऐसा नहीं था कि उसे बेसन के लड्डू, जो खासकर माँ के हाथ के बने हों, पसंद नहीं थे, पर बचपन से वो उसका दीवाना था। पर आज उसे काव्या के द्वारा बनाई कचौरी की तारीफ़ की, क्योंकि माँ तो जानती थी उसे लड्डू पसंद है। पर काव्या ने पहली बार साहिल के लिए कुछ बनाया था और वो अपनी तारीफ़ सुनने के लिए बेताब थी। साहिल ने कहा, वाह काव्या,
क्या कचौरी बनाई है। वो खुशी से महक उठी। और क्या चाहिए एक पत्नी को। पर ना जाने क्यों माँ अपने आप को साहिल और काव्या के बीच महसूस कर रही थी। सुधा को अचानक अपने साहिल से दूरी महसूस होने लगी। उससे लगने लगा कि बहू के आने से उसका महत्व खत्म हो रहा है। एक माँ ये क्यों नहीं समझती कि महत्व कभी किसी का कम नहीं होता। पर जो माँ उसकी आंखों के सामने अपने बेटे को किसी और के साथ बांट नहीं पा रही थी, वो ये क्यों नहीं समझ पा रही थी कि एक बेटी अपने माँ बाप, अपना घर, इच्छाएं, अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा छोड़ कर आई है सिर्फ उसके बेटे के लिए, जिसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी नाम कर दी। वो आगे जाकर उसके वंश को बढ़ाएगी, नाम भी उसी का आगे बढ़ेगा। वो क्या किसी से कुछ छीनेगी। वो तो बस प्यार और मोह की भूखी है। एक माँ तलाश कर रही है एक सांस में, पर एक बेटे की माँ शायद ये समझ नहीं पाए। धीरे धीरे गलतफहमियाँ बढ़ती गई। अब तो साहिल को भी समझ आने लगा था। इस वजह से काव्या साहिल से दूर दूर रहने लगी थी। हर वक्त डर सताता, कहीं माँ आ गई, जाओ तुम साहिल यहाँ से। कभी साहिल बाहर जाने को कहता तो अब तो काव्या को माँ से पूछने में भी डर लगने लगा था, कहीं माँ कुछ गलत ना समझ ले। ऐसे ही कई उतार चढ़ाव साहिल और काव्या की ज़िंदगी में बढ़ते गए। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और वो हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और वो खुद की उत्तरदायी होता है उन्हें बढ़ाने या कम करने में। साहिल की माँ चाहती तो अपनी परेशानी का हल ढूंढ सकती थी, क्योंकि इस पड़ाव से वो कई सालों पहले खुद भी गुजर चुकी थी, जब वो इस घर में एक बहू के रूप में आई थी। पर कहते हैं ना, वक्त के साथ एहसास बदल जाते हैं। सिर्फ एक रिश्ता रहे इंसानियत का तो लंबा टिकता है, और हमारे समाज में प्यार की तुलना रिश्तों का टैग लगा कर की जाती है। साहिल और काव्या के मन मुटाव बढ़ते जा रहे थे, पर साहिल ने आज एक कोशिश की अपने रिश्ते को सहेजने की। हेलो काव्या, क्या कर रही हो। इस तरह साहिल का फ़ोन ऑफिस से आया तो काव्या खुश हो गई। मैं कुछ नहीं, माँ के साथ काम में मदद कर रही थी। अच्छा सुनो, मैंने नैनीताल की टिकट बुक की है। इस शनिवार की टिकट मिली है। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाकर आते हैं। शादी के बाद मैं तुम्हें कहीं बाहर भी नहीं ले गया। काव्या तो उछल पड़ी। सच, कब जाएंगे। सुधा देख रही थी, पर काव्या के जज्बात उमड़ पड़े। चलो, मतलब तुम खुश हो। अच्छा, अभी ऑफिस में बहुत काम है, शाम को बात करते हैं। क्या हुआ बहू, इतनी खुश। साहिल ने क्या कहा। माँ, साहिल मुझे लेकर नैनीताल जाने के लिए बोल रहे थे कि शादी के बाद हम कहीं पर भी नहीं गए तो वो जाना चाहते हैं। चलो अच्छा है, वरना हमारे ज़माने में तो पहले माँ बाबू जी से पूछते थे, पर आज की पीढ़ी तो खुद ही निर्णय कर लेती है। आज के बच्चे शादी होते ही अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। माँ, ऐसा नहीं है, वो आपसे पूछने ही वाले थे। मैं भी आपसे पूछकर ही कोई काम करूँगी। रहने दो बहू, अब दिखावा मत करो। तुम दोनों को वैसे भी बड़ों की कोई कदर नहीं है। काव्या को समझ नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्यों कह रही हैं। उसने कब कदर नहीं की बड़ों की। जब सुधा जाने लगी तो पता नहीं क्यों रुक कर उसने काव्या को बोला, देखो बहू, मैंने मेरे साहिल को बहुत लाड प्यार से पाला है। अभी तक तो वो ऐसा नहीं था, मान मर्यादा में रहना जानता था। पर जब से तुम्हारा साथ हुआ, अपने घर वालों को पूछना ही भूल गया। उस दिन भी जब तुम्हारा जन्मदिन था, कम से कम एक बार पूछ सकता था कि तुम्हारे मायके वाले भी आ रहे हैं। पर तुम दोनों ने खुद ही बिना पूछे निश्चय कर लिया। लेकिन माँ, मुझे नहीं पता था। साहिल ने आपसे नहीं पूछा। बेटा, हमने दुनिया देखी है, साहिल आगे पीछे घूमता है तुम्हारे। ऐसा क्या होगा जो वो तुम्हें ना बताए। पर माँ, मुझे नहीं पता था। वो हैरान थी कि आज ये कैसा गुब्बार फूटा है। आज माँ का इतना बदला रूप उसकी खुशी को काफूर कर गया। थोड़ी देर पहले साहिल का फ़ोन उसे बेहिम्मतियाँ खुशी दे गया, और माँ का ये स्वभाव उसे अंदर तक तोड़ गया। वो समझ ही नहीं रही थी कि गलती क्या है। क्या एक पति अपनी पत्नी के लिए कोई निर्णय नहीं ले सकता। क्या एक पति अपनी खुशी से खुद अपनी पत्नी के लिए कुछ करे तो वो गलत है। वो समझ नहीं पा रही थी कि गलती क्या है, पर इतना समझ गई थी, माँ खुश नहीं है उनके बाहर जाने से। फिर से वो एक अजीब सी असमंजस वाली स्थिति में फंस गई,
जहाँ एक तरफ पति की इच्छा का मान था, दूसरी तरफ सास की इच्छा का मान था। इन दोनों के बीच उसकी खुद की क्या इच्छा थी वो शायद मायने ही नहीं रखती थी। शाम को जब साहिल आया तो बनावटी चेहरे के साथ काव्य अपने आंसू छुपा रही थी, पर आज साहिल बहुत खुश था। साथ में फूलों का गुलदस्ता भी लाया था, पर छुपा कर, क्योंकि माँ की भावनाओं को वो दुखी नहीं करना चाहता था। अरे साहिल, तू आ गया? जा बहू, मेरे साहिल के लिए पानी ले आ, थक गया है। काव्या हैरान थी। जो माँ अभी किसी और रूप में थी वो अचानक बदल गई, इतनी मिठास बोली में, पर उसने जाने दिया। बेटा साहिल, मुझे तुझे कुछ बताना था। देख बेटा, थोड़े दिनों से मेरा मन इतना अशांत है। कई दिनों से सोच रही हूँ घर में पूजा कराने की। सोचा हवन भी करा लूँ। काव्या सब सुनकर समझ भी गई थी। एक झलक साहिल ने काव्या को देखा। वो उसका मायूस चेहरा देखकर सब समझ गया। अगर वो मना करता तो माँ को बुरा लगता। ये सोच कुछ नहीं बोला। जैसा आप सबको ठीक लगे माँ। ना जाने क्या सोचकर सुधा को खुशी मिली, पर वो ये भूल गई अपनों से कैसे जीतना या कैसा हारना। जिसे दुखी करके वो खुशी महसूस कर रही थी वो उसके खुद के बच्चे थे। साहिल जैसे ही कमरे में पहुंचा वैसे ही काव्या भी वहां पहुंच गई। क्या हुआ था काव्या? कुछ नहीं, मैंने माँ को बताया कि तुमने नैनीताल जाने की बात की है, तो माँ को पता था कि हम जाने वाले हैं। फिर भी माँ ने जानबूझकर ये पूजा का कार्यक्रम बनाया। क्या हो गया माँ को? जो माँ मेरी एक मुस्कुराहट के लिए क्या क्या कर देती थी, वो आज मुझे खुश होता देख खुश नहीं हो पा रही। साहिल, शायद मेरे लिए झुकाव तुम्हारा माँ के बर्ताव की वजह बन गया है। पर काव्या, ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। तुम यहाँ मेरे लिए आई हो अपना सब छोड़कर, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती? इसका मतलब ये नहीं कि माँ की महत्व तो कुछ कम हो गई है। माँ मेरे लिए बहुत अजीज हैं, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। तुमने अपनी जगह खुद बनाई है। अब क्या करूँ इन टिकट का? माँ से बात करके देखता हूँ, शायद वो समझ जाएंगी। नहीं साहिल, रहने दो। उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें कहा है उन्हें मनाने को। साहिल और काव्या ने ये इच्छा तो कुर्बान कर दी अपनी माँ को खुश करने के लिए। यहाँ गलतफहमियाँ इस कदर बढ़ रही थी। काव्या और साहिल निर्दोष थे, पर माँ को बुरा न लगी, इसलिए एक के बाद एक अपनी इच्छाओं की बलि दे रहे थे। देखो बहू, साहिल ने हाँ कर दी पूजा के लिए। अब देखना इस घर के विघ्न कैसे हरते हैं। जी माँ, अच्छा है, मन भी शांत हो जाएगा। अरे तुम अपने मायके वालों को न्योता दे दो। पूजा में तो जितने लोग आए कम हैं। मेरी जीजी भी आ रही हैं अपनी बहू के साथ। सीख लेना उनसे, वो बहुत होशियार है सब कामों में। जी माँ, जैसा आप कहें। काव्या को बस दुख इस बात का हो रहा था कि माँ जानती थी कि साहिल ने बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया है। जानने के बाद भी उन्हें एक सिकवा नहीं था कि वो अपने बेटे की इच्छा समझ नहीं रही थी। जब वो अपने बेटे की इच्छा नकार गई तो मैं तो बहू हूँ, ना जाने माँ को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे उनका बेटा छीन लूँगी। ये सारी सोच उनके मन में दस्तक देती, लेकिन वो घर की सुख शांति के लिए उन्हें अपने दिल में ही कैद कर लेती। अब जिंदगी थोड़ी उलझने लगी थी। काव्या की माँ और पति के बीच वो चाह कर भी दोनों के बीच कुछ बोल नहीं सकती थी। शाम से ही पूजा की तैयारियों में व्यस्त काव्या भूल ही गई थी उन्हें कहीं जाना भी था। पर साहिल को बहुत बुरा लगा। वो था भी ऐसा, अगर कोई बात बुरी लगे तो उसे झट से अपने चेहरे पर ले आता था। निस्वार्थ था, गुस्से में भी और प्यार में भी। वो काव्या की तरह मुखौटा नहीं पहन सकता था। कभी कभी काव्या को खुशी का नाटक करते देख उसे जलन होती थी कि ये सब कैसे कर लेती है। अगली सुबह सास की बहन और नेहा उसकी बहू भी आ गए थे। नेहा बहुत चंट थी। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको अपनी तरफ कर लेती थी। चापलूसी करने में एक नंबर। ऊपर से काव्या की सास को तो उसने नज़रबंद कर रखा था अपनी चतुराई से। सास ने हिदायत भी तो दी थी काव्या को उससे शिक्षा ले। काव्या ने सबका स्वागत किया। पूरे दिन का सिलसिला बस मेहमानों की आवाजाही में बीत गया। अपने मायके में भी उसने फ़ोन कर दिया था। काव्या, क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? काव्या की माँ ने कहा। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, बस थोड़ी सी थकावट हो गई। काम ज़्यादा था ना। तू थोड़े दिन के लिए घर आ जा, सब तुझे बहुत याद कर रहे हैं। तू कहे तो मैं बात करूं तेरी सास से। नहीं माँ, मैं बात कर लूँगी। और फीका सा जवाब देकर वो चली गई। पर माँ तो भाप गई थी। कोई तो बात है। आज साहिल और काव्या के बीच कोई बात नहीं हुई थी।
मन खिंचा खिंचा था। वो दोनों नहीं चाहते थे घर में ऐसा माहौल। जैसे तैसे काम सिमट गया, पूजा हवन सब अच्छे से संपन्न हो गया, परंतु मेहमान वहीं टिक गए। अब तो नेहा ने भांप लिया था कि मौसी जी और काव्या के बीच कोई तो मनमुटाव था, जिसका फ़ायदा वो भरपूर उठा रही थी। काव्या को बुरा जब लगा जब माँ ने सबके सामने काव्या को टोकते हुए कहा, देखो बहू, कुछ सीखो नेहा से। किस तरह बड़ों का आदर करती है, बड़ों का मान करती है, हर काम में पहले अपनी सास की सलाह लेती है। प्रवीण भी माँ से पूछे बिना मजाल एक काम कह दे। आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जीजी को। आज आंसू अपना रास्ता देख रहे थे। काव्या की आंखों में साहिल दूर खड़ा सब सुन भी रहा था और काव्या की खामोशी से कचोट भी रही थी, पर वो मजबूर था। रात हुई, सब सोने की तैयारी में थे। साहिल ऊपर अपने कमरे में जा ही रहा था कि मौसी ने उसे रोक लिया। अरे साहिल, जब से मैं आई हूँ तसल्ली से एक बार बात नहीं किया। कहाँ तो आगे पीछे घूमता रहता था। शादी हो गई तो बड़ा हो गया क्या? नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे काव्या भी खिंची खिंची नज़र आ रही है। कोई अनबन हुई है क्या तुम्हारे बीच? वो भी ऐसा लगता है खुश नहीं है। नहीं मौसी, हम सब खुश हैं। इंसान खुश रहने के लिए अपने मन को अगर अपने नियंत्रण में रखे तो अच्छा होता है। अरे वाह बहू, अरे वाह, बहू ने बहुत कुछ सिखा दिया तुझे। कितनी बड़ी बड़ी बातें। नहीं मौसी, बहू ने नहीं, अक्सर ये बड़े सिखा जाते हैं जिन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और किसके लिए। ये बात उसकी माँ को बड़ी अजीब लगी, पर काव्या समझ गई थी। थक हार कर दोनों अपने कमरे में पहुँचे। तभी साहिल ने काव्या से कहा, आज मैंने शायद मौसी जी से अच्छे से बात नहीं की। थोड़ी देर में उनके पास बैठ कर आता हूँ। मैं भी चलूँ? नहीं, रहने दो। काव्या को अजीब लगा। साहिल नीचे गया। जैसे ही उसने कमरे में जाना चाहा, माँ की आवाज़ सुनाई दी। माँ और मौसी बात कर रही थी। तभी उसे सुनाई दिया, अरे सुधा, मैं कहती थी न तुझसे, इन बहुओं को अपने हाथ की कठपुतली बना के रखना चाहिए, वरना कभी तेरे बेटे को लेकर उड़न छू हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। मुझे देख, मैं कैसे मेरी बहू को इशारे से नचाती हूँ। मजाल मेरा बेटा एक शब्द बोल दे, पर तेरे बेटे की लगाम तो तूने बहू के हाथ दे दी। पर जीजी, काव्या तो ऐसी नहीं है। वो मेरी हर बात सुनती है, कभी जवाब नहीं देती। जब मैं नई नई सास बनी तो अपने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। मैंने पूरी कोशिश की मेरा बेटा ही रहे, बहू के कब्जे में ना आ जाए। ये सुनकर साहिल के पैरों तले ज़मीन नहीं थी। वो सोच भी नहीं सकता था माँ को मौसी जी इस तरह से बहका भी सकती हैं। वो बड़ी थी, फिर भी उन्होंने ये सब किया। पर अब बहुत हो गया। अब मुझे एक निर्णय लेना ही होगा ताकि माँ को सही रास्ते पर लाया जा सके। दोस्तों, साहिल और काव्या का रिश्ता सिर्फ गलत फहमियों की वजह से घुट रहा था, और वो गलत फहमियाँ कोई और नहीं, उसकी ज़िंदगी में घोल रहे थे। साहिल जब वापस कमरे में पहुंचा तो आशा भरी निगाहों से काव्या इंतज़ार कर रही थी कि शायद साहिल कुछ अच्छी बातों का पिटारा खोलेगा, पर मायूस निगाहें कुछ बयान नहीं कर सकी। काव्या समझ गई थी, वो बिना कुछ बात किए रह गई। साहिल भी सो गया। वो रात खामोशी में जहर घोल रही थी। सुबह का मंजर देखने योग्य नहीं था। काव्या की आंखें नीर बरसा रही थी। क्या हो गया साहिल, तुम्हें? रुक जाओ, कुछ तो कहो। अचानक ये कपड़े पैक करके तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे सब इकट्ठा हो गई। सुधा स्तब्ध थी। ये क्या हुआ? देखो काव्या, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अकेले भी चला जाऊँगा। लेकिन क्यों साहिल, तुम जा कहाँ रहे हो? रहने दे बहू। अपने आप को क्या साबित करना चाहती हो तुम? जो तुम्हें करना था वो तुम कर चुकी हो। यही चाहती थी ना तुम कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाए? कितनी मिन्नतों से शादी करके मेरे साहिल की ज़िंदगी में तुम्हें लाई थी मैं, और तुमने मेरे बेटे को ही मुझसे छीन लिया। क्यों माँ? इतनी मिन्नतों से जब तुम काव्या को लाई थी इस घर में, तो क्या सोच कर लाई थी? या एक लड़की जब शादी करके आती है, क्या सोचकर आती है कि वो आते ही उसका घर तोड़ देगी? जब आपकी शादी पापा से हुई थी तो क्या आप यही सोचकर आई थी? क्या पापा ने आपके आत्मसम्मान में कोई कमी रखी? या दादी ने कभी आप पर शादी के बाद ये इल्ज़ाम लगाया कि तूने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया? बल्कि आप तो इस परिवार से जुड़ने के लिए अपने बीते परिवार की नींव छोड़ कर आई थी।
तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि काव्या आपके बेटे को आपसे अलग कर देगी? वो भी तो अपने परिवार की नींव छोड़ कर आई है आपके परिवार को अपना बनाने। फिर क्यों आप दूसरों की बातों में आ गई? अगर पापा ने वो किया होता जो आप चाहती हैं कि मैं काव्या के साथ करूं, तो आपको कैसा लगता? जिस इंसान के साथ जुड़कर आपने बाकी सबसे रिश्ते बनाए थे, कोई आपको उसी इंसान से दूर रखने को कहता तो आप क्या कहती? माँ निस्तब्ध थी और घर में सभी निस्तब्ध थे। कड़वे वचन सुधा की छाती चीर रहे थे। वो ऐसी नहीं थी, सबको पता था, पर अपनी बहन के ज्ञान ने उसे अंधा बना दिया था। माँ, आप जानती थी मैं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया है काव्या के साथ, फिर भी उसी दिन का कार्यक्रम आपने घर में रखा। मैंने तो चाहा कि आपको बता दूं। आप तो जानती हैं ना मुझे, मेरी जिद के लिए मैं क्या क्या कर जाता हूँ और अंत में आपको झुकना ही पड़ता है। पर आज मैं जिद करता तो आप इल्ज़ाम काव्या पर लगाती, जबकि काव्या ने खुद मना कर दिया था बाहर जाने से। आपको क्या लगा माँ, इतने दिनों से घर में जो उथल पुथल हो रही है, सबसे सब खुश हैं? मुझे अंदाज़ा नहीं कि घर में क्या हो रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा। पर जब मैं कल रात को मौसी जी से मिलने आ रहा था तो मैंने आपकी और मौसी जी की बात सुनी, बहुत बुरा लगा। अपने घर परिवार कैसे तोड़ना है आप उसका ज्ञान ले रही थी। और आप मौसी, आप तो बड़ी हैं, आप अपनी छोटी बहन को ये ज्ञान दे रही थी। आपने सोचा कभी कि जिस व्यवहार से आप अपना घर संवार रही हैं उसमें आपके बेटे और बहू आपकी दिल से इज्जत करते हैं? वो सिर्फ आपकी इच्छा इसीलिए पूरी करते हैं क्योंकि वो आपको खुश रखना चाहते हैं। पर ऐसी खुशी की उम्मीद आप कब तक करेंगी? मैं और काव्या भी इसी रास्ते पर चलने लगे थे, पर फिर लगा कि ये गलत है। जब मैं मेरी माँ से इतना प्यार करता हूँ तो दिखावा क्यों? किसी के आ जाने से किसी का प्यार छिना नहीं जाता। हर इंसान अपने हिस्से के प्यार और इज्जत का हकदार होता है। जैसे कभी माँ काव्या की जगह नहीं ले सकती, वो मेरी पत्नी है, ठीक वैसे ही काव्या कभी माँ की जगह नहीं ले सकती। तो झगड़ा किस बात का? सुधा को समझ आ गया था वो क्या गलती करने जा रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन ने कहा, देख तेरे बेटे को कितनी जवान चल रही है, पर कैंची तो कोई और ही है। नहीं जीजी, मैं खुद कैंची हूँ जो बेटे बहू की गृहस्थी को काटने चली थी। मैं खुद अपने परिवार में आग लगाने चली थी। नई नई सास बनी तो आपसे तौर तरीके सीख रही थी, पर ये भूल गई थी कि मेरी बहू अपनी माँ को छोड़कर आई है एक माँ ढूंढने। मुझ में काव्या ने बहुत कोशिश की, पर मैं माँ नहीं बन सकी। मुझे माफ़ कर दो काव्या। नहीं माँ, आप मुझे शर्मिंदा मत करिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। मौसी जी, अब मुझे लगता है आपको अपने प्रस्थान करना चाहिए। वहाँ भी बहुत कुछ ठीक ठाक करना होगा आपको। जीजी की निगाहें सुधा को ताक रही थी। हाँ, सही कहा साहिल ने। चलो काव्या, हम तैयारी करते हैं। और इस तरह एक परिवार तो बच गया टूटने से। पर बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो खुद अपने हाथों अपने सुखी परिवार की नींव को कुचलते हैं। तो ये थी काव्या और साहिल की कहानी। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली। चलिए मिलती हूँ इस कहानी की चलिए मिलती हूँ अपनी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।